जय भारत, जय हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं हूं मयंक राजेश और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एससीओ का, यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। और यहां पे जो बात हुई है कि ईरान को 9th मेंबर के रूप में एक्सेप्ट किया गया है एससीओ में, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर्स बीजिंग यानी कि चाइना में है, बीजिंग चाइना में है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। देखिए, मेन न्यूज यही है कि मेन खबर यही है कि ईरान को 9th मेंबर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो पहले इस पे हम थोड़ा इस पे डिस्कशन करेंगे, पहले जान लेते हैं एससीओ के बारे में। देखिए, अब से पहले 8 मेंबर थे, ईरान के आने के बाद ये 9 मेंबर्स हो चुके हैं। और इन मेंबर्स में जो मेंबर्स हैं, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। इसको हम मैप में भी देख लेंगे एक बार। देखिए, एक तो मेंबर होते हैं, ठीक है। मेंबर की जहां तक बात है तो यहां पर देखिए मैप में आप देख सकते हैं जो एससीओ कंट्रीज हैं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आपको ध्यान देना पड़ेगा, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और बीजिंग में इनका जो है हेडक्वार्टर्स यानी कि मुख्यालय है चाइना, बीजिंग में। ठीक है, देखिए अगर हम एससीओ कंट्रीज की बात करें तो एससीओ कंट्रीज में सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। ईरान को 9th मेंबर के रूप में शामिल किया गया है। हमारी चर्चा इसी पर है, लेकिन पहले हम जान लेते हैं। यहां पर देखिए, अगर हम मेंबर कंट्रीज की बात करें तो यहां पर देखिए इंडिया, पाकिस्तान और ईरान हो गया, अभी 9th मेंबर बना है ईरान, यहां मैंने रेड से बनाया हुआ है ईरान। उसके बाद देखिए सेंट्रल एशिया में कितने कंट्रीज होते हैं? सेंट्रल एशिया में 5 कंट्री होते हैं, लेकिन इसमें तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है। देखिए 5 कंट्रीज में सबसे बड़ा यहां पे है कजाकिस्तान, फिर किर्गिस्तान और फिर तजाकिस्तान, यहां अफगानिस्तान से सटे हुए आपको कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, फिर बीच में उज्बेकिस्तान और यहां पे तुर्कमेनिस्तान सिर्फ नहीं है, लेकिन 4 देश यहां पर है, यहां पर मेंबर्स में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आपको ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 4 कंट्री, 5 कंट्री टोटल सेंट्रल एशिया में है, लेकिन तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर चारों देश यहां पर शामिल है। यही सेंट्रल एशिया है, मध्य एशिया है, ये अफगानिस्तान और ईरान के ऊपर देखेंगे तो मध्य एशिया है। पहले ये कभी मैं बार बार बताते रहता हूं, यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन यानी सोवियत संघ का पार्ट हुआ करता था। 1991 में सोवियत यूनियन टूट जाता है और उसके बाद ये रसिया हो गया और ये 5 देश निकल के आ गए सेंट्रल एशिया के यानी मध्य एशिया के। ठीक है, तो मेंबर कंट्रीज की बात अगर हम करें तो यहां पर देखिए 9 कंट्रीज हैं। आप मैप से एक बार याद करने की कोशिश कीजिए इसको, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान। ठीक है, ईरान, उसके बाद 4 देश यहां पे है, 4 देश है। वैसे यहां पे 5 देश हैं, लेकिन एससीओ में 4 ही देश हैं, तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के बाकी चारों देश जो हैं सेंट्रल एशिया के। तो सबसे बड़ा है कजाकिस्तान, फिर किर्गिस्तान और फिर ताजिकिस्तान, उसके बाद उज्बेकिस्तान, सबसे किनारे तुर्कमेनिस्तान है, वो नहीं है। तो ये सारा आपको दिखाई दे रहा है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सेंट्रल एशिया के कंट्रीज हैं। ठीक है, ये देखिए, ये और ये, सिर्फ तुर्कमेनिस्तान नहीं है, बाकी 4-5 कंट्रीज हैं, मैं बार बार बता रहा हूं देश एशिया, मध्य एशिया में, लेकिन सिर्फ तुर्कमेनिस्तान नहीं है इसमें, बाकी ये 4 देश यहां पर शामिल हैं। तो 1 2 3 देश हो गए, 4 देश ये हो गए, तो 4 और 3 7, ठीक है, 7 हो गए, फिर रसिया और फिर चाइना, यानी टोटल 9 देश हो गए। देखिए यहां से अगर आप याद भी करना चाहें, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। देखिए मैप को दिमाग में बैठाइए, ठीक है, और सीधी सी बात है, कैसे? सबसे नीचे से आइए, इंडिया, उसके बाद पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के बाद ईरान जो कि अभी बना है 9th मेंबर, और ईरान के ठीक ऊपर चले जाएंगे तो आपका सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया। वहां पे याद रखिए सिर्फ इसमें 5 देश हैं, इसमें तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है, बस इन 5 देशों में। तो तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के 4 देश कौन कौन से हो जाएंगे? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान और फिर तुर्कमेनिस्तान, यहां पे भी लिखा हुआ है और यहां पे भी। तो यहां कितने देश हो गए? 4, और इंडिया, पाकिस्तान,
ईरान 3 हो गए, 4 सेंट्रल एशिया के देश हो गए, तो ये हो गए कितने, 7 हो गए। फिर आपको रसिया, और रसिया के बाद चाइना। बिल्कुल दिमाग में आप इसको दौड़ा लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे आप रटेंगे तो नहीं याद होगा, मैप में जब देख के आप उसके लोकेशन को आप रिकॉल करेंगे ना, तो आपको याद रहेगा और चीजें सेट हो जाएंगी दिमाग में। ठीक है, अब देखिए यहां पर मेंबर स्टेट्स तो होते ही हैं, साथ साथ कुछ ऑब्जर्वर कंट्रीज भी होती हैं। ठीक है, ऑब्जर्वर कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जो चाहती हैं कि उनको मेंबर बना लिया जाए। तो अब से पहले देखिए अफगानिस्तान, बेलारूस और बीच में ईरान था, ऑब्जर्वर कंट्री में था। अब ईरान को शामिल कर लिया गया है 9th कंट्री के रूप में। ठीक है, ये 9th मेंबर के रूप में, 9वें सदस्य के रूप में। तो पहले ऑब्जर्वर में था, ऑब्जर्वर कंट्रीज में था। तो ऑब्जर्वर कंट्रीज अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया। यहां पर मंगोलिया आपको ये वाला है चाइना के ऊपर। ठीक है, बेलारूस, अफगानिस्तान देख ही रहे हैं यहां पर। ठीक है, और बेलारूस अब यूरोप में पड़ेगा। इधर देखिए ये रसिया हो गया, इस तरफ पूरा यूरोप है, ये यूरोप। ठीक है, तो ये आप एक बार मैप में अगर देखें तो ये अफ्रीका है। ठीक है, अफ्रीका है, ये इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, सेंट्रल एशिया है, रसिया है, यहां मंगोलिया है, चाइना है। ठीक है, यहां पर यूरोप है। ठीक है, ये यूरोप है और ये अफ्रीका है, मैं अपने पहले ही बता दिया। यहां पर देख रहे हैं ये अरबियन पेनिसुला है, ये पर्सियन गल्फ, फारस की खाड़ी, और ये रेड सी, लाल सागर। तो ये एक रफ आइडिया आपको रहना चाहिए। तो ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, उसके बाद कुछ डायलॉग पार्टनर्स भी होते हैं। डायलॉग पार्टनर्स ये होते हैं कि समिट में तो वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वो किसी चार्टर पे साइन नहीं करते, ना ही उनकी वोटिंग होती है। तो देखिए अब डायलॉग्स में आपको ये कौन कौन से हैं, ये हैं आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, टर्की। ठीक है, तो ये सब जो है कंट्रीज हैं, ये डायलॉग पार्टनर्स हैं। आने वाले समय में हो सकता है 4 से 5 साल के बाद इनमें से भी नेपाल, श्रीलंका जैसे कंट्रीज जो हैं वो इसके मेंबरशिप इनको मिल सकती है एससीओ का। लेकिन सबसे बड़ी बात है ईरान को मेंबरशिप मिलना। क्यों हमें चर्चा ईरान पे करनी है? देखिए ईरान जो है ये ईरान है। ठीक है, ईरान जो है, ईरान चाहता तो था बहुत दिनों से मेंबर बनना, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि एससीओ के मेंबरशिप के लिए कुछ कंडीशन है। और वो क्या कंडीशन है? देखिए कुछ शर्तें हैं मेंबरशिप के लिए। एक तो कोई यूएन सैंक्शन नहीं होना चाहिए, यानी यूनाइटेड नेशन से, संयुक्त राष्ट्र से कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, एससीओ मेंबर्स जो होने चाहिए उनका अप्रूवल, जो परमानेंट एससीओ मेंबर्स हैं उनका अप्रूवल, उनका अनुमोदन चाहिए। यानी कि ईरान अभी आया है तो इन सारे देशों का अप्रूवल इसको मिला होगा, तभी आया होगा। ठीक है, तो इसके साथ प्रॉब्लम क्या थी ईरान के साथ कि देखिए ईरान जो था इस पे सबसे पहले क्या था, बहुत दिनों से तो चाहता था, क्योंकि ऑब्जर्वर कंट्रीज में था, चाहता तो था, लेकिन इसके साथ समस्या ये थी कि इस पे यूनाइटेड नेशन के सैंक्शन लगे हुए थे। इसका रीजन आप जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है और उस पर रोकथाम करने की बात की जा रही है। तो 2015 में जब ईरान ने ये संतुष्ट किया, जब बराक ओबामा की यूएस में सरकार थी, तो उस समय जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे, तो उस समय इसने एश्योर किया कि ये लिमिट करेगा अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को। ठीक है, तो एक न्यूक्लियर डील हो गई थी। तो उसके तहत 2015 में ईरान पर से, ठीक है, इस ईरान पर से सैंक्शन हटा लिए गए थे यूएन का, तो यूएन सैंक्शन हट गया था। लेकिन उसके बाद आपको ताजिकिस्तान से भी प्रॉब्लम था। ताजिकिस्तान जो कि सेंट्रल एशिया में है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और फिर नीचे तजाकिस्तान। तो तजाकिस्तान का कहना था, इसने ब्लॉक कर रखा था। मैंने ये बताया कि एससीओ का रूल ये है, नियम ये है कि जितने भी परमानेंट मेंबर हैं, इसके मेंबर्स हैं, हाँ, उनकी सहमति जरूरी है, उनका अप्रूवल जरूरी है। ताजिकिस्तान नहीं दे रहा था अप्रूवल, क्योंकि कह रहा था कि ईरान जो है ये अपने यहां टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन क्या हुआ कि ईरान को बड़ी मेहनत करनी पड़ी इसके लिए और कन्विंस करना पड़ा कि अपने यहां से, अपने जमीन से वो कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज को एनकरेज नहीं कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद जाकर ताजिकिस्तान तैयार भी हुआ। और ताजिकिस्तान के तैयार होने के का कारण और भी था, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान में यहां पर तालिबान आ चुका है, तो तालिबान के आने से लगता है कि यहां से टेररिस्ट एक्टिविटीज
बढ़ सकते हैं, ईरान में भी और सेंट्रल एशिया में भी। तो इस वजह से फिर ताजिकिस्तान ने अपना अप्रूवल दे दिया। तालिबान के आने के बाद इक्वेशन चेंज हुआ, तो ये मिल गया, इस वजह से इसको शामिल कर लिया गया। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कल को ईरान, अगर मान लीजिए जो न्यूक्लियर डील हुआ है, हाँ, और यूएन के सैंक्शन हट गए हैं, लेकिन कल को फिर अगर किसी वजह से अगर कोई न्यूक्लियर डील टूटती है, ठीक है, तो किसी वजह से अगर ईरान पे फिर लग जाता है अगर यूएन सैंक्शन, तो ये फिर 8 मेंबर ही यहां पे रह जाएंगे, फिर ईरान हट सकता है। हट सकता क्या, हट ही जाएगा, ठीक है, मेंबरशिप उसकी खारिज कर दी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी। देखिए 2015 में तो सैंक्शन हट गया, लेकिन बाद में जब ट्रंप की सरकार आई ना, जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने, तो ट्रंप ने कहा कि भाई हमें विश्वास नहीं है ईरान पर, और उसने सैंक्शन लगा दिया, ठीक है, ट्रंप ने सैंक्शन लगा दिया, पाबंदियां लगा दी। लेकिन ये यूएस का सैंक्शन है, यूएसए का, ट्रंप द्वारा जो सैंक्शन लगाया गया है वो यूएसए का सैंक्शन है, यूएन का सैंक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में अगर यूएन किसी वजह से सैंक्शन लगाता है इसी न्यूक्लियर डील को लेकर, या न्यूक्लियर डील टूटता है, तो फिर ईरान जो है मेंबरशिप अपना लूज कर सकता है। देखिए अभी जो समिट हुई है 2021 में दुशानबे, ताजिकिस्तान में, सेंट्रल एशिया में, ठीक है, ताजिकिस्तान में, यहां समझ लीजिए, देखिए ये समझ लीजिए कि यहां पर अगर ये सेंट्रल एशिया है तो ये कजाकिस्तान हो गया, सबसे बड़ा कजाकिस्तान है। उसके बाद यहां पर समझ लीजिए कि ये किर्गिस्तान, फिर ये हो गया आपको ताजिकिस्तान, फिर यहां आप देखेंगे तो ये हो जाएगा उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के बाद ये हो जाएगा ऐसे ये तुर्कमेनिस्तान, एक्सक्यूज मी। तो इस तरह से देखिए ये 5 कंट्री है, सिर्फ तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ठीक है, बाकी 1, 2, 3 और 4 कंट्रीज सेंट्रल एशिया के जो हैं वो एससीओ के मेंबर हैं। तो इस तरह से ताजिकिस्तान ने भी अप्रूवल दिया तालिबान के आने के बाद, और यूएन से सैंक्शन भी हट गया था 2015 में, तो इसको सहमति मिल गई। लेकिन मैंने बार बार कहा है कि अगर यूएन कल को लगा देता है सैंक्शन, तो फिर ईरान अपना मेंबरशिप लूज कर सकता है। ये आपको याद रखने के लिए है कि ये सीओ समिट का वेन्यू कहां था, दुशानबे, ताजिकिस्तान, अभी 17 सितंबर को हुआ है, ठीक है, दुशानबे ताजिकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, यहां पर दुशानबे में इसका वेन्यू था, जो अभी हुआ है 17 सितंबर को। अब देखिए यहां पे समझने वाली बात क्या है, और कुछ और चीजों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि ईरान क्यों इंटरेस्टेड है, इतना इंटरेस्टेड था एससीओ का मेंबर बनने के लिए, तो अभी हम समझेंगे। देखिए कुछ चीजें और है जिसको जान लीजिए, जानना चाहिए आपको। 1996 में शुरुआती दौर में ही एससीओ नाम नहीं था इसका, इसका नाम था संघाई 5, संघाई 5 नाम था इसका, ठीक है, संघाई 5, और इसमें चाइना था, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और रसिया, ये इन 5 देशों में ने संघाई 5 बनाया था। बाद में 2001 में इसका नाम एससीओ किया गया, हाँ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये कर दिया गया। फिर 2003 में एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि एससीओ चार्टर साइन होता है, और यहां पर समझना जरूरी है, 3 बातों पे ये फोकस कर रहे हैं, एससीओ कंट्रीज जो है वो फोकस कर रही हैं, ट्रेड पर यानी व्यापार पर, कनेक्टिविटी, ठीक है, आपस में रिलेशन और कनेक्टिविटी हो एक दूसरे देशों से, और तीसरी बात काउंटर टेररिज्म, टेररिज्म को काउंटर करने की बात कही जा रही है। और 2017 में एक बड़ी बात यह हुई कि इंडिया और पाकिस्तान इसमें शामिल हुए। तो इंडिया इस पे ईरान के पहले जो शामिल हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान। तो यहां पर आपको जानना चाहिए कि इंडिया कब शामिल हुआ है, तो इंडिया 2017 में शामिल हुआ है एससीओ में। अब देखिए यहां पे ईरान का इंटरेस्ट क्या है समझिएगा। बेसिकली क्या है कि ईरान का ट्रेड एससीओ कंट्रीज के साथ 27.969 बिलियन डॉलर का है, एससीओ कंट्रीज के साथ। हाँ, एससीओ कंट्रीज जो हैं, यानी कि ये जो कंट्रीज हैं 8 कंट्रीज, ईरान तो अभी 9th मेंबर बना है, तो इन 8 कंट्रीज के साथ जो है इसका जो
टोटल ट्रेड है वो 27.969 बिलियन डॉलर का है, यानी कि करीब करीब 28 बिलियन डॉलर का ये जो इनका ट्रेड है, व्यापार है वो है, जिसमें सबसे ज्यादा व्यापार चाइना से है 18.9 बिलियन डॉलर का, उसके बाद इंडिया से है 3.4 बिलियन डॉलर का, उसके बाद अफगानिस्तान से था 2.3 बिलियन डॉलर का, फिर आपको रसिया से है 1.6 बिलियन डॉलर का, और पाकिस्तान से कोई खास नहीं है 1.2 बिलियन डॉलर का, उसका मैंने लिखा नहीं है यहां पर, ठीक है। अफगानिस्तान से तो अब कोई रिलेशन अभी बना के नहीं रख रहा है, तो अभी तो ट्रेड का सवाल नहीं है। तो यहां पर देखिए ये चाहता है ईरान कि चूंकि एससीओ कंट्रीज के साथ इसका जो है ट्रेड रिलेशन अच्छा रहा है, आप देख रहे हैं 27.969 बिलियन डॉलर का, तो चाहता है कि डबल कर ले। तो क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। देखिए ये जो है बिल्कुल संभव है, क्यों? क्योंकि देखिए अभी जो है तालिबान की वजह से इंडिया से ये अच्छा बिजनेस डेवलप कर सकता है। कैसे? क्योंकि देखिए कि आगे आने वाले समय में एससीओ का प्लान क्या है कि एक ट्रेड पैक्ट भी करेंगे। एससीओ कंट्रीज का जो प्लान है, हाँ, इन कमिंग डेज, इन कमिंग टाइम, हाँ, दे वांट टू साइन अ ट्रेड पैक्ट, ठीक है, ट्रेड पैक्ट बनाएंगे ये लोग, और उसके तहत ट्रेड को प्रोत्साहन दिया जाएगा एससीओ कंट्रीज के साथ, ठीक है, परस्पर ही आपस में व्यापार को बढ़ा सके, उसको लेके एक ट्रेड होगा। तो इसलिए जो है आसान है और अच्छा रहेगा ईरान के लिए, ईरान ऐसा सोचता है। क्योंकि देखिए क्यों हो सकता है, क्योंकि तालिबान के यहां आने से क्योंकि देखिए तालिबान यहां आ चुका है, और आप जानते हैं कि एचसीओ कंट्रीज में जो सेंट्रल एशियाई कंट्रीज हैं इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये जो सेंट्रल एशियाई कंट्रीज हैं इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है एचसीओ कंट्रीज में, ठीक है। तो ये कंट्रीज जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं या प्ले करती भी हैं, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है, देखिए तालिबान के यहां आ जाने से अफगानिस्तान में अब इंडिया जो है, तो इंडिया तो यहां से इंडिया भी एक्साइटेड है इसको लेकर। क्यों? क्योंकि ईरान से वो अच्छा खासा ट्रेड बढ़ा सकता है। कैसे? देखिए अब पहले ये जो यहां से, देखिए यहां से अगर अफगानिस्तान से चाहता तो ये सेंट्रल एशिया में जा सकता था, ट्रेड कर सकता था, ठीक है। ईरान में आया यहां से, देखिए ईरान में आया यहां से, और ये ऐसे ऐसे, ये तो अब ये ट्रेड तो हो नहीं रहा अफगानिस्तान के रास्ते, हाँ, ये ईरान है और ये अफगानिस्तान के रास्ते तो हो नहीं रहा। तो अब इस वजह से यहां से करना पड़ेगा, ऐसे यहां से जाना पड़ेगा, और इंडिया सीधा जा सकता है। इस अगर पैक्ट होता है तो सीधे सेंट्रल एशियन कंट्री को से इसका रिलेशन बन जाएगा। कैसे? देखिए यहां पे जो है ईरान का चाबहार पोर्ट है, चाबहार, ठीक है, चाबहार पोर्ट है। तो चाबहार पोर्ट जो है यहां से इंडिया भेज देगा, यहां पे एक्सपोर्ट करेगा ईरान को, यहां पे ईरान को एक्सपोर्ट किया, और फिर यहां से ईरान से होते हुए सीधा सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जा सकता है। हाँ, ये ट्रेड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट हो सकता है भारत से। तो भारत भी इस मैटर को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो निश्चित तौर पे जब ये ट्रेड पैक्ट होता है, आगे बनता है एससीओ कंट्रीज का आपस में एक तालमेल बैठता है, तो व्यापार के लिहाज से बहुत अच्छा होगा। और भारत भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि तालिबान से रुक गया है इनका, ये तालिबान के होने से अफगानिस्तान से तो व्यापार कर नहीं सकते, तो ये सीधा ये कर सकते हैं ईरान से, ठीक है, ईरान से सीधा चले जाएंगे सेंट्रल एशिया में, ठीक है। तो ये एक यहां पे भारत के लिए भी अच्छा है और ईरान के लिए भी अच्छा है। और ईरान का दूसरे देशों के साथ भी अगर पैक्ट होता है, तो देखिए चाइना के साथ तो इनका है ही 18.9 बिलियन डॉलर का, और भी देशों के साथ ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ ईरान भी कर सकता है, क्योंकि ईरान तो करेगा ही, क्योंकि अगर भारत के साथ ये इसका पैक्ट होता है, अगर एससीओ कंट्रीज का पैक्ट होता है, ट्रेड पैक्ट, तो भारत यहां से सामान भेजेगा ईरान, फिर ईरान मतलब ईरान को एक्सपोर्ट करेगा, फिर ईरान यहां से सामान इधर भेजेगा। तो ये एक अच्छा खासा ट्रेड का नेटवर्क, व्यापार का नेटवर्क तैयार हो सकता है। तो ईरान जो है, ईरान निश्चित तौर पे अपने व्यापार को 3.4 बिलियन डॉलर से दुगना कर सकता है। सॉरी 27.969 बिलियन डॉलर, यानी करीब 28 बिलियन डॉलर है एससीओ कंट्रीज के साथ। तो निश्चित तौर पे ये दुगना कर सकता है, ठीक है, ये संभावना
पूरी की पूरी बनती है यहां, लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि ईरान का स्टेटस को यहां पे मेंटेन रहे, ईरान की मेंबरशिप जो है वो बनी रहे। हाँ, ईरान को उम्मीद है कि जो बिडेन के साथ एक जो ट्रंप ने जो सैंक्शन लगाए हैं यूएसए में, ट्रंप के समय यूएसए ने जो सैंक्शन लगा दिए थे ईरान पे, यूएन का सैंक्शन तो नहीं है लेकिन यूएसए का है, तो ईरान को उम्मीद यह है कि वो जो बिडेन से तालमेल बैठाकर और जो यूएस का सैंक्शन है वो धीरे धीरे समाप्त करवा लेगा। तो ईरान के लिए जरूरी है कि ये इसका मेंबरशिप जो है वो यहां बना रहे, और ये ईरान के लिए ही नहीं, आपको उसके बाद एचसीओ कंट्रीज के लिए भी बेटर है और साथ साथ भारत के लिहाज से भी बेटर है। इससे भारत एक्साइटेड भी है कि अगर कोई ट्रेड पैक्ट आगे ये लोग आपस में बनाते हैं, साइन करते हैं, तो बहुत आराम से ये यहां से ईरान चाबहार पोर्ट पर अपने सामान को, भारत इधर से चाबहार पोर्ट तक पहुंचाएगा, यहां एक्सपोर्ट करेगा ईरान को, और फिर यहां से इसके गुड्स को, इसके सामान को सेंट्रल एशिया के देशों में पहुंचाया जा सकता है, और आगे अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी इसको भेजा जा सकता है। तो ईरान और भारत दोनों के लिए तो जो है ट्रेड पैक्ट जो होगा वो तो फायदेमंद रहेगा ही, अदर एससीओ कंट्रीज के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। तो एक बार आप चाहें, देखिए इसमें आपको नोट क्या करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन मेंबर बना है हाल में, तो ईरान, अगर पूछा जाएगा आपसे तो ईरान मेंबर बना है, ठीक है, ईरान। और ये कौन सा मेंबर है, तो 9th मेंबर है, ठीक है, 9वां मेंबर है। अभी टोटल मेंबर कितने हैं, तो 9 है, ठीक है, 9 है। तो मेंबर्स को आप याद रखिए, मैंने बता भी दिया किस तरह से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा आप जानिए कि कंडीशन क्या क्या होता है। हाँ, अभी एससीओ समिट कहां हुआ था 2021 का, तो दुशांबे में, ताजिकिस्तान में, ठीक है, और 17 सितंबर को हुआ था। इस बार का वेन्यू आप याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है ये वेन्यू। और थोड़ा सा आपको अगर लिखना हो इसका जो मेन फोकस है क्या क्या है, इंडिया कब शामिल हुआ, ठीक है, तो इंडिया कब मेंबर बना था 2017 में, और ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि कंडीशन क्या क्या होता है मेंबरशिप के लिए, कि यूएन का सैंक्शन नहीं होना चाहिए, रूल है उनका, ठीक है। और जितने भी मेंबर्स हैं इसके, उनका जो है अप्रूवल होना चाहिए, अनुमोदन होना चाहिए। अगर ये परमिशन देंगे तभी कोई नया मेंबर शामिल हो सकता है आने वाले दिनों में इनमें से, ऑब्जर्वर स्टेट्स में से, और 4-5 सालों में श्रीलंका, टर्की, नेपाल, ये सब भी बन सकते हैं आने वाले समय में। तो ये सब आपको ध्यान रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और थोड़ा सा आप इस जियोपॉलिटिक्स को भी समझिएगा, ये जो मैंने रूट वोट बताया है किस तरह से व्यापार कर सकता है, ताकि जब कोई जीएस का क्वेश्चन आ सके कि भाई ईरान के शामिल होने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा इंडियन ट्रेड पर, ठीक है, इंडियन ट्रेड पर क्या असर पड़ने वाला है। तो ये सब चीजें आप अगर शब्दों में भी लिखना हो तो आप उसे लिख सके। एक बार आप स्क्रीनशॉट लें। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.